चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोगों का क्विज कैसा गया फ्राइडे का? कोई डाउट तो नहीं है कोई से क्वेश्चन में किसी को? क्लास क्विज के क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। चलिए ठीक है। तो आज अपन लोग यूनिट 4 का ट्रांसफॉर्मर जो अपने लास्ट क्लास में किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम दिस। स्क्रीन विजिबल है दोनों ब्रांच को? PSIT? यस सर। यस सर। चलिए, तो इन प्रीवियस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आज की क्लास का सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है कि जब भी कभी अपन कभी भी किसी भी आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने जब फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी तो उसमें ही बताया था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो उसके लिए क्या होगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हमेशा ही जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो वैल्यू अपन लेंगे, वी आर टेकिंग these four terms mainly for this consideration, that is it has no losses और उसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, उसका लीकेज फ्लक्स भी जीरो होगा। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कभी अब इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे, उस आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो भी आपकी आउटपुट पावर रहेगी, मतलब जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, दैट आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू इनपुट। ठीक है ना? क्योंकि उसमें कोई लॉसेस प्रेजेंट नहीं है। एट दैट कंडीशन उसका उस टाइम पे क्या होगा, जो भी आपका इंड्यूस EMF हो रहा होगा प्राइमरी वाइंडिंग में और जो करंट आपका फ्लो हो रहा होगा प्राइमरी वाइंडिंग, द वैल्यू ऑफ दैट E2 I2 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ E1 I1। दिस इंप्लाइज दैट कि द वैल्यू ऑफ E2 by E1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ I1 by I2। इज क्लियर टू ऑल? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, तो इसमें एक लाइन और लिखिए सबसे पहले, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, सबसे पहले हेडिंग डालना आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लिखिए एक लाइन इसमें, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज सपोज टू बी, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज सपोज टू कंसिस्ट ऑफ, is supposed to consist of two TWO, two purely inductive coils, two purely inductive coils wound on a loss free core। ठीक है, समझ आया आपको मैंने क्या लिखा? इसमें मैंने आपको ये बताया है कि जब भी कभी अपन आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे, उस केस में अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, इट इज सपोज टू कंसिस्ट ऑफ अ टू प्योरली इंडक्टिव कॉइल बाउंड ऑन अ लॉस फ्री कोर। जैसे अपन ने ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है लाइक दिस। अपन ने क्या किया है यहाँ पे इन दिस स्टार अपर पोर्शन, यहाँ पे अपन ने दो वाइंडिंग यूज करी है, E1 और E2। इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे, है ना? और इसी को अपन आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोल रहे हैं। और अपन सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, दो प्योरली इंडक्टिव कॉइल अपन यूज करी हैं जो कहाँ है, एक ऐसे कोर मटेरियल में अपन ने उसको वाउंड किया हुआ है जिसका कि आपका कोई भी उसमें लॉसेस प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? समझ आया आइडियल ट्रांसफॉर्मर में? किसी को डाउट तो नहीं है क्लास? स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी यार, unless classes do not attractive for you।
Essas, at least you respond, please. No, sir, no doubt. ओके, तो ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए था आपका। इसी तरीके से ये जो लास्ट क्लास था, तो अपन ने क्लासिफिकेशन भी देख लिया था कि क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। या तो आप क्लासिफिकेशन देख लेते हैं आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह, या स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में देख लेते हैं, या एक क्लासिफिकेशन अपन देखा था अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, दैट इज कोर टाइप और शेल टाइप। ठीक है, अब जब अपनी आज की जो बात आएगी, इसमें ट्रांसफॉर्मर की जो अपन बात करेंगे ना, मतलब अब मेनली आज की क्लास जो है, इसमें अपन ये देखेंगे कि जब भी कभी अपन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर को अपन दो तरीके से देखेंगे। नंबर वन, कि जब ट्रांसफार्मर को अपन नो लोड कंडीशन में ले रहे हैं, ठीक है, एंड नंबर सेकंड, जब अपन ट्रांसफार्मर को ऑन लोड कंडीशन में ले रहे हैं। क्लियर? नो लोड और ऑन लोड, इन दोनों में अंतर ये है कि यहां पे जो I2 की वैल्यू है वो क्या होगी, कोई बताएगा नो लोड कंडीशन पे? What is the value of I2 in no load condition? Zero. So it means that कि जब ट्रांसफार्मर को आप नो लोड कंडीशन में ले रहे हैं, उस टाइम पे एट दैट टाइम कोई भी आपका करंट सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लो नहीं होगा। इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे कि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो वी कैन कॉल इट एट द करंट थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग इज जीरो। सिमिलरली जब ऑन लोड कंडीशन में लेंगे तो उस टाइम पे I2 आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? अब वो कितना एम्पियर कर रहा है वो डिपेंड करेगा आपके लोड पे। अब जहां तक की ये बात आएगी आपकी लोड की, तो लोड को भी अपन तीन तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? मतलब आपका लोड भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। नंबर वन, अगर अपन लोड को आप एज अ रेजिस्टिव लोड ले रहे हैं, ठीक है, लोड को आप इंडक्टिव लोड ले रहे हैं, या फिर लोड को आप क्या ले रहे हैं, इसमें आपका कैपेसिटिव लोड। समझ आई मेरी बात आपको? राज, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, अब एक और कंडीशन इसमें आती है। एक और कंडीशन क्या होती है कि जब भी कभी अपन अपने ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं ना, तो इसमें एक अपन फैक्टर और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए नो लोड कंडीशन हो रही है या I2 हो रहा है, तो उस केस में भी अपन इसको या तो मान लेते हैं कि अपन ने इसमें इसको कंसिडर करें कि विदाउट लॉसेस अपन ट्रांसफॉर्मर को ऑपरेशन देख रहे हैं, या फिर अपन देख सकते हैं कि अपन विद लॉसेस इसका ऑपरेशन देख रहे हैं। सिमिलरली ऑन लोड कंडीशन में भी अपन ये चीज देख सकते हैं कि इसको भी अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि विदाउट लॉसेस क्या है आपका और विद लॉसेस क्या है। कोई बताएगा विदाउट लॉसेस और विद लॉसेस इन दोनों में अंतर क्या होगा? विदाउट लॉसेस के ऑपरेशन में या विद लॉसेस के ऑपरेशन में क्या अंतर होगा, बताइए। लॉसेस में एफिशिएंसी क्या बताइए आपने? 100% से कम। ठीक है, और उसमें और कोई? सर पावर कांस्टेंट रहेगा विदाउट लॉसेस में। विकास पांडे बोलो। पवित्र आप कुछ बोल रहे हो बेटा? सर जो विदाउट लॉसेस है उसमें पावर कांस्टेंट रहेगा और विद लॉसेस में पावर कम हो जाएगा। पावर की बात रहेगा। ठीक है, देखिए विदाउट लॉसेस में सिंपल अपन ये बात कर रहे हैं, जब अपन विदाउट लॉस और विद लॉसेस की बात कर रहे हैं, तो विदाउट लॉसेस को एक तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। समझ आई आपको मेरी बात? ठीक है, और जब भी कभी अपन विद लॉसेस की बात कर रहे हैं, इट मींस दैट ये है आपका नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, या फिर इस नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के साथ और क्या बोलते हैं अपन इसको, और प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ठीक है, या तो अपन इसको नॉन आइडियल बोल रहे हैं या फिर अपन इसको क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ठीक है, यही सिंपल चीज आपकी लोड के लिए भी होती है। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कवरेज, अगर मैं आप लोगों को सिंपल अगर सिलेबस की बात करूं इसमें कि ट्रांसफार्मर में अपन को क्या क्या पढ़ना है, तो वी सी दैट इसमें सबसे पहले है आपका बेसिक कंसेप्ट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, जो अपन ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद देन आफ्टर दैट आइडियल ट्रांसफार्मर एंड इट्स फेजर डायग्राम एट नो लोड। ठीक है ना, तो आज अपन यही वाली क्लास पढ़ रहे हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर अभी अपन ने देखा, आप लोगों को मैं पहले ही बताया था और आज भी मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया कि जब भी कभी अपन आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर वी सी दैट देयर आर नो लॉसेस, उसमें कोई लॉसेस नहीं रहता, उसमें अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी निगलेक्ट कर लेते हैं, मतलब उसको मानते नहीं है, और एक तरीके के से मान के चलते हैं कि वो आपका एक प्योर कौन सा है, इट विल टेक एट अ प्योर इंडक्टिव की तरह वो रिएक्ट करेगा या ऑपरेट करेगा। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले जो बात आएगी आज की, और इसमें इसके बाद है आपका वोल्टेज करंट एंड इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, और उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट एंड फेजर डायग्राम। तो आज टुडे इज 1, ठीक है, तो 1 2 3, और फ्राइडे की जो आपकी क्लास रहेगी, इस हफ्ते आपकी फ्राइडे को क्लास होगी, दैट इज 5th को। ठीक है ना, तो ये 4 डेज में आप लोगों का ट्रांसफॉर्मर का पूरा सिलेबस कवरेज कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, तो मिड सेम में 3rd यूनिट पूरी और ट्रांसफॉर्मर पूरा, ये पूरा आएगा आप लोगों का। क्लियर, मतलब अगर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स वाला पोर्शन अपना हो पाया, बिकॉज आप लोगों का लास्ट टाइम पे डीसी मशीन हो चुका है वाइवा में, जब आप लोगों ने लैब किया हुआ है, हो सकता है डीसी मशीन भी आ जाए। डीसी मशीन देना है क्या क्लास, बताओ। ठीक है, मिड सेम ही तो है, एंड सेम थोड़ी ना है। क्लास भी तो तुम लोगों का एग्जाम भी तो स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट 5th ऑफ अप्रैल से, 1 महीने तो बचा है बस अब, अकॉर्डिंग एज पर द एकेडमिक कैलेंडर। चलिए कोई नहीं, तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन अपन देखेंगे अगर इन 4 दिन में अगर वो टच हो पाया, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज 8th मार्च से तो आप लोगों के मिड सेम ही है, फ्रॉम 8th टू जो वो वाला वीक है आपका, फ्रॉम 8 to 13th मार्च। ठीक है ना, तो इस हफ्ते जितना हो पाया उतना हो पाएगा, बाकी ये वाला हफ्ता तो आप लोगों का मिड सेम का रहेगा। और देन आफ्टर दैट 13th मार्च के बाद जो है आपका कितना टाइम बचेगा और क्लास के लिए, 15, 16, 17 और 22, 20, 24, मतलब 2 वीक्स उसमें रहेंगे आपके। ठीक है ना, तो 5th यूनिट इतनी बड़ी नहीं है, वो भी आपकी 1 हफ्ते में हो जाएगी और रोटेटिंग पोर्शन 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो 27 मार्च तक आप लोगों का जो टीचिंग एंड है, तो तब तक आप लोगों का सिलेबस कवरेज इसमें पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा क्लास और एडिशनल क्लास लेनी पड़ी तो वो मैं ले लूंगा। ठीक है ना, और किसी को डाउट सिलेबस को लेकर फिर बार बार मत पूछना। और ठीक है, तो अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, चाहे आपका नो लोड हो या ऑन लोड हो, इन दोनों में ही ट्रांसफार्मर में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज जो है वो है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है ना, इक्विवेलेंट सर्किट, ये मैंने आपको सिलेबस में ही बताया था। और जैसे ही इक्विवेलेंट सर्किट आपका बन जाता है किसी भी ट्रांसफार्मर का, वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्विवेलेंट सर्किट आप लोगों के उसमें न्यूमेरिकल्स बनना है, इक्विवेलेंट सर्किट और उसका नंबर 1, नंबर 2 द एज पर द इक्विवेलेंट सर्किट, उसका क्या रहेगा, उसका फेजर डायग्राम। ठीक है ना, उसके बाद एज पर द इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम जो भी उसका न्यूमेरिकल होता है, चाहे वो उसका न्यूमेरिकल वोल्टेज रेगुलेशन पे आए, चाहे लॉसेस पे आए, चाहे एफिशिएंसी पे आए, तो वो अपन उसमें देखेंगे।
ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी कभी अपन मान के चलेंगे कि ट्रांसफार्मर में अपन लेके चल रहे हैं, कि ट्रांसफार्मर अपन लेके चल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, जो सबसे पहले कंडीशन है वो अपन ने ले ली है, और उसके साथ अपने मान के चल रहे हैं कि अपन उस टाइम पे कोई भी लॉस कंसिडर नहीं कर रहे हैं, विदाउट लॉसेस। ठीक है ना, विदाउट लॉसेस। तो उस केस में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें वी हैव ड्रॉ द जनरल कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यार ये सही का नहीं बन रहा। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग भी साथ में करते रहना। जैसे मान लीजिए अपन ने सबसे पहले क्या किया है, इसमें एक कोई ट्रांसफार्मर इसमें अपन ने ड्रॉ किया लाइक दिस। ये अपन ने ट्रांसफार्मर इसमें ड्रॉ किया, ठीक है ना। इस ट्रांसफार्मर के साथ ही अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसको इसका वाइंडिंग अरेंजमेंट दिखा दिया अपन ने, वाइंडिंग अरेंजमेंट लाइक दिस। प्राइमरी वाइंडिंग में भी और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी, क्लियर। तो इसमें अपन ने इनपुट सप्लाई दे दिया, एसी सप्लाई। ये डायग्राम आप लोग पहले भी बना चुके हैं बहुत बार। V1, E1, I1, और मान लीजिए यहाँ पे जो है वो आपका अवेलेबल है। मान लो अभी मैंने नो लोड लिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपका कोई भी अभी इस टाइम पे करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, बिकॉज ठीक, वी आर टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ नो लोड कंडीशन। इट मींस दैट कि यहाँ पे आपका कोई भी अभी इस टाइम पे ट्रांसफॉर्म इसमें अभी आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन आपका फ्लक्स इसमें प्रेजेंट रहेगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब भी आपने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट यहाँ पे यूज किया है, मतलब इसमें आपने नंबर ऑफ टर्न्स यूज किए हुए हैं, N1 N2 करंट फ्लो करा रहे हैं, और यहाँ पे आपका फ्लक्स यहाँ पे आपका फ्लो करेगा। मान लीजिए कि मैं इस फ्लक्स को मान के चल रहा हूं कि ये मेरा मेन फ्लक्स पाथ है, और इसको मैं मान रहा हूं ये मैंने इसको इंडिकेट किया है 5M से। ठीक है, डायग्राम बनाया सब लोगों ने। फटाफट डायग्राम बनाइए आप सभी लोग। N1 नंबर ऑफ टर्न्स, N2 नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और अपन अभी ये भी चल रहे हैं, अभी अपन सिर्फ इसमें अभी वी आर टेकिंग ओनली द इंडक्टिव बिहेवियर। ठीक है ना, इंडक्टिव बिहेवियर से मतलब ये है कि यहाँ पे आपका इनपुट में और आउटपुट में, मतलब जो आपकी सप्लाई साइड है, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग में आपने एक इंडक्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में इंडक्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब सिंपल आपने एक कॉइल यूज करी है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, बना लिए सब लोगों ने, यस सर। बनाओ। ठीक है, बाकी लोगों का हो गया सबका। यस सर। ठीक है, तो इसमें अब क्या कर रहे हैं अपन, जैसे ही आपने इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, तो इस डायग्राम के आधार पे, बेस्ड ऑन दिस डायग्राम, अपन इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। सभी लोग इसका फेजर डायग्राम पहले भी बना चुके हैं, तो फेजर डायग्राम बनाने में अपन को इसमें दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। इनिशियली अपन ये देखेंगे कि आपकी जो वाइंडिंग है, इसमें आपका कॉमन चीज क्या है। अब मुझे आप ये बताइए कि फेजर डायग्राम में यहाँ पे आपका वोल्टेज रेफरेंस आएगा या फिर करंट रेफरेंस आएगा, बताइए।
बेटा रेफरेंस क्या आएगा? करंट। So current reference. करंट, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें IM जो करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, तो फॉर द फेजर डायग्राम, जब भी अपन फेजर डायग्राम की बात करते हैं तो अपन लोगों ने AC सर्किट में भी पढ़ा था, जब अपन ने सेकंड यूनिट पढ़ी थी उसमें, व्हेन वी आर टॉक अबाउट द यूनिट नंबर सेकंड, तो उसमें अपन ने देखा था कि चाहे आपका कोई सा भी आपका डायग्राम हो, चाहे वो आपका कोई सा भी लोड हो, RL हो, RC हो, RLC हो, कोई सा भी लोड हो, तो ये फेजर डायग्राम के लिए क्या करेंगे अपन लोग? फॉर द फेजर डायग्राम वी हैव टू ड्रॉ ऑल द कंपोनेंट्स विच आर मेंशन इन द सर्किट डायग्राम। ठीक है ना? एक अपन ने देखा था सर्किट डायग्राम, एक अपन ने देखा था वेव डायग्राम, एक अपन ने देखा था फेजर डायग्राम। याद है कि नहीं? यही था ना? तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन? इसमें ये देख रहे हैं कि जो भी आपके इसमें कंपोनेंट है, चाहे वो आपका V1 हो, E1 हो, I1 हो, I1 मतलब IM से मैंने इंडिकेट कर दिया हो, इंडिकेट कर दिया है, V2 है, E2 है, N1 और N2 ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको अपन उसमें इंडिकेट नहीं करेंगे फेजर डायग्राम में। क्लियर? क्योंकि ये आपका इसमें फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स को कभी भी अपन अपने फेजर डायग्राम में इंडिकेट नहीं करते। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें एक रेफरेंस ले लिया, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. मेरा स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes, sir, screen Yes, is sir. visible. Yes, sir, it is visible. ओके, आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. एक सेकंड, एक्चुअली क्या लाइट चली गई, एक सेकंड है ना। चलिए, जब तक मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. एक मिनट, लाइट चली गई है, फिर मैं इसको फिर से स्टार्ट करूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब दिख रही है स्क्रीन? चलिए, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं अपन? व्हेन वी आर टेकिंग द आइडियल ट्रांसफार्मर कंडीशन, तो उस कंडीशन के लिए नो लोड कंडीशन है यहाँ पे, और विदाउट लॉसेस, इसका मतलब ये वाला फेज डायग्राम एज अ आइडियल ट्रांसफार्मर भी आप लोगों को बना सकते हैं आप लोग। ठीक है ना? तो इसमें क्या किया, सबसे पहले इनिशियली अपन ने IM करंट ड्रॉ करा, बिकॉज IM इज इन रेफरेंस। तो उसके बाद क्या किया कर रहे हैं अपन इसमें, आफ्टर द वैल्यू ऑफ IM, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, वी हैव टू ड्रॉ द phi m। तो IM और phi m ये दोनों के दोनों ही आपके एक ही उसमें है, बिकॉज अपन ने देखा था कि द वैल्यू ऑफ di/dt, इस di/dt से ही आपको d∅/dt मिलता है। क्लियर? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं किसी को कि अपन ने IM को और phi m को एक ही लाइन में क्यों लिया है? आगे बढ़ू मैं अब? क्लास जल्दी बताओ यार।
ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या देख रहे हैं इसमें, इसमें अपन ये देख रहे हैं कि जो आपका सप्लाई वोल्टेज है V1, अब अपन उसको ड्रॉ करेंगे। तो V1 को ड्रॉ करने के लिए अपन ये देखेंगे कि जो आपका IM करंट जो फ्लो हो रहा है और जो 5M जो भी आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपका इंडक्टिव बिहेवियर आ रहा है। इंडक्टिव बिहेवियर का मतलब क्या है कि यहाँ पे चाहे आपका करंट हो चाहे फ्लक्स हो, तो इस करंट की वैल्यू वोल्टेज से क्या करेगी, बताइए फटाफट। ये मैंने बनाया V1 और यहाँ पे ये वोल्टेज से क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा करंट, आया ना। यस सर। ठीक है, एक चीज होगी, सबसे पहले अपन ने IM बनाया, फिर 5M बनाया, फिर V1 बनाया। अब अपन ये देख रहे हैं कि जो आपको EMF इंड्यूस होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, ये वाला जो EMF इंड्यूस है, ये वाला EMF जो है, दिस EMF इंड्यूस इज इक्वल एंड अपोजिट टू विच वन, किसके इक्वल अपोजिट होगा ये, V1 के ना। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका E1 बनेगा, E1 इन दिस लाइन, क्लियर। सिमिलरली जैसे ही आपको E1 मिल जाएगा, तो डिपेंड अपॉन द E1 जो आपका EMF इंड्यूस हुआ है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि अपन ने N1 में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दिखाए हुए हैं, N2 में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस टाइम पे जो आपको E2 जो मिलेगा, द वैल्यू ऑफ E2 इज लेस देन द वैल्यू ऑफ E1। इट मींस दैट कि E2 इसी लाइन में कहीं कहीं ना कहीं आपका मिला जाएगा, जहां पे आपको E1 मिला है, और उसकी वैल्यू इससे कम होगी। ठीक है ना। तो बुक्स में आपका डायग्राम इस तरीके से भी बनाया हुआ है, या फिर कहीं किसी किसी बुक्स में अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं आप लोगों को, तो इस तरीके से भी बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे इसको दिखा दिया, E1 E2। ठीक है, डायग्राम बेटा फेजर डायग्राम साथ में बनाते रहना आप लोग, है ना। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैंने इसको क्लॉकवाइज अब रोटेट किया। ठीक है, इट मींस दैट कि E2 E1 E1 E2 हो गया, और नीचे अपना सॉरी थोड़ा सा ये इस पॉइंट में मैंने क्या किया, यहाँ पे V1 ड्रॉ कर दिया, और V1 के साथ ही मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, आपके करंट की वैल्यू, दैट इज करंट और फ्लक्स की वैल्यू। सीधा क्यों नहीं बन रहा है यार, लाइक दिस। तो ये हो गया आपका यहाँ पे IM E1 E2 V1, और इसका जो एंगल यहाँ पे आ रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। जो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, समझ आया फेज डायग्राम सबको क्लास, कि जब अपन जनरल फेज डायग्राम बनाते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर का, तो उसकी स्टार्टिंग इसी तरीके से होती है। आप लोगों को ये याद भी होगा कि अगर अपन कोई सा भी अगर इंडक्टिव लोड लेते हैं, तो इंडक्टिव लोड का भी अपन फेज डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं। बस उसमें क्या रहता है, फॉर दैट इंडक्टिव लोड आपका जो वैल्यू आती है वो सिर्फ यही वाली आती है, दिस वन। ठीक है ना, वो वाली नहीं आती आपकी। ये वाली समझ आया कि नहीं आया ना। मतलब V1 की वैल्यू आ रही है उसमें, V1 IM और 90, ये तीन कंपोनेंट अपन जब इंडक्टिव लोड लेते थे तब अपन ने बनाते थे। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑपरेशन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका E2 कंपोनेंट भी आ गया, E1 भी आ गया, और 5M भी आ गया। और E2 की वैल्यू और जो आपका V2 की वैल्यू सेम है, तो जहां पे अपन ने E2 बनाया हुआ है, वहां पे अपन सिंपली, बिकॉज यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, द वैल्यू ऑफ E2 इज
इक्वल टू द वैल्यू ऑफ V2। अभी इसको मत बनाओ क्योंकि इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। वो अपन जब लोड कंडीशन ले लेंगे ना, तब मैं आप लोगों को और बता दूंगा कि उसको अपन किस तरीके से लेंगे। समझ आया? आगे बढ़ो फटाफट, जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है। Yes. ठीक है, तो बुक्स में या तो आपका नंबर 1 इस तरीके से बनाया हो सकता है आपका फिजिक्स डायग्राम, ठीक है, या फिर नंबर 2 इस तरीके से भी बनाया हो सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। या तो उसकी पोजीशन वर्टिकल भी हो सकती है या हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, जैसा कि सामने दिख रहा है आपको। क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है ना। तो ये तो था फेज डायग्राम कंसेप्ट। तो जो भी अपन इक्विवेलेंट सर्किट होगा, चाहे आपका लोड कंडीशन हो, चाहे आपकी नो लोड कंडीशन हो, चाहे विदाउट लॉसेस वाली हो, चाहे लॉस वाली हो कंडीशन, व्हेन वी आर टेकिंग द नो लोड ऑन लोड कंडीशन, विदाउट लोड कंडीशन, विद लॉसेस कंडीशन, सॉरी विदाउट लॉसेस कंडीशन, विद लॉसेस कंडीशन, और ऑन लोड में भी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे I2 की कोई ना कोई वैल्यू आपकी उसमें मेंशन होगी ऑन लोड कंडीशन में। तो उस टाइम पे आप फेज डायग्राम में और चेंज आएगा। यहाँ अभी अपन ने IM बनाया हुआ है, और जब अपन ऑन लोड कंडीशन लेंगे तो वहां पे आपका आई थोड़ा फेजर डायग्राम जो थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगा? क्योंकि उसमें आपका I1 I2 I1 तो प्रेजेंट रहेगा ही, I1 के साथ साथ I2 भी प्रेजेंट रहेगा। अब वो I2 भी डिपेंड करेगा कि अब जो आपको I2 बनाना है उसका लोड रेजिस्टिव है R, इंडक्टिव है L, या फिर कैपेसिटिव है C। समझ आया? आगे बढ़ू मैं अब। तो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी कभी अपन ट्रांसफॉर्मर लिखते हैं तो अपन उसकी ईएमएफ इक्वेशन जरूर देखते हैं, ठीक है। द ईएमएफ इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन देती है कि मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ रहा है, चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो आपका रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में एसी मशीन हो, डीसी मशीन हो, हर एक का ईएमएफ इक्वेशन आपकी अलग अलग रहेगी। अब ये ईएमएफ इक्वेशन आती कैसे है? इस ईएमएफ इक्वेशन के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक वन साइनसोइडल वेवफॉर्म, बिकॉज ट्रांसफार्मर की बात जो चल रही है वो आपकी, और साइनसोइडल वेवफॉर्म आपकी कंटिन्यूअस भी हो सकती है। और अपन सिंपल इसको समझने के लिए वी हैव आल्सो टेक दैट साइनसोइडल ट्रांसफर दैट साइनसोइडल इक्वेशन फॉर वन साइकिल, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए अपन इसको ले रहे हैं, जिसको अपन जिसकी फ्रीक्वेंसी बेटा एक सेकंड रुक जाओ बस, है ना, कि लाइट फिर से चली गई थी। एक सेकंड रुको, है ना, मैं कनेक्ट करना हूँ उसको। आज लाइट बहुत दिक्कत दे रही है। हाँ, आवाज आ रही है?
चलिए शुरू करें। आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? आवाज आ रही है ना? जल्दी बताओ यार। Yes, sir. यस सर। चलिए, तो इसमें क्या है, आपका ईएमएफ इक्वेशन जो अपन ले रहे हैं, ईएमएफ इक्वेशन को लिखने के भी आपके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। अलग अलग पार्ट्स का मतलब ये है कि या तो आप जो आपकी टोटल कंप्लीट साइकिल ले रहे हैं फॉर फ्रॉम पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये दोनों ले लीजिए। या फिर अपन इसमें ये भी ले सकते हैं कि जो भी आप इसका इसका जो मिडिल जो पोर्शन है किसी भी वेव फॉर्म का, अपन ये भी कर सकते हैं कि इसका मिडिल पोर्शन का मतलब ये है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मान लीजिए ये जो वेव फॉर्म मैंने ड्रॉ करी है, ये मैंने किसी भी फ्लक्स की वेव फॉर्म ड्रॉ करी है, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो मेरे को पोर्शन मिल रही है, ये जो वैल्यू है इट इज द +5m, और यहाँ जो मेरे को मिल रहा है इट इज -5m। तो मैं ये भी कर सकता हूं कि जब मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को फाई की वैल्यू को टाइम के साथ चेंज करना है, ठीक है ना। तो मैं चाहे तो मैं फ्रॉम 0 to पाई ये भी ले सकता हूं, या फिर 0 से 2 पाई तक, या फिर जो भी आपका यहाँ पे मान लीजिए एक पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल ये है, मैं ये वाला टाइम पीरियड भी ले सकता हूं। कोई बताएगा इस टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टाइम पीरियड? +5m से लेकर -5m तक के जो आपका टाइम पीरियड आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2 है. 1/2 है। वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ दैट टाइम पीरियड इज 1/2 है, क्योंकि जो टोटल है आपकी 0 से 2 पाई, वो आपकी 0 से 2 पाई तक पूरी 1/f है। मैंने उसको आधा किया, ठीक है ना। आधा किया मतलब +5m से -5m ले लिया, जो पीक वैल्यू थी मेरे, जो मैं आपका रेट ऑफ चेंज में आपका चेंज आ रहा है, वो 1/2f हो गया। मान लो मैं इसको कहां से कहा गया, मैं इसको पूरे की बजाय 0 से पाई भी ले जा रहा हूं, तो 0 से पाई के लिए हो जाएगा 1/4f हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गया आप लोगों को कि जैसे जैसे अपन चेंज कर रहे हैं अपने फ्लक्स की वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे वैसे आपकी इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में भी अपन चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ो, ठीक है। तो अब अपन क्या करना है, अपन को यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन के बारे में इसमें अपन को करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें लिखिए व्हेन साइनसोइडल, when sinusoidal voltage is applied to primary winding of a transformer, comma, a sinusoidal flux is set up in the core. A sinusoidal flux is set up in the core which links with primary winding and secondary winding. Which links with primary winding and secondary winding. फिर से रिपीट करता हूं मैं एक बार और। When sinusoidal voltage is applied to the primary winding of a transformer, comma, a sinusoidal flux is set up in the core. A sinusoidal flux is set up in the core, which links with primary winding and secondary winding. ठीक है, जैसे ही आप कोई साइनुसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करेंगे अपने ट्रांसफार्मर में कि प्राइमरी वाइंडिंग में, वैसे ही उसी टाइम आपका एक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा कोर में, जैसे ये डायग्राम अपन ने बनाया था। तो जिसको अपन नाम देंगे कि वो आपका प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी दोनों में जाएगा। अब ये जो फ्लक्स है उसको हम मान के क्या चल रहे हैं, लेट φm इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। φm अपन ने मान लिया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है, और स्मॉल f अपन ने मान लिया इसमें
कि स्मॉल एफ इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, N1 आपको पता ही है, N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, और N2 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग लिख लो या सेकेंडरी साइड लिख लो, बात एक ही है। या सिंपल अगर अपन प्राइमरी या सेकेंडरी भी लिखेंगे तो उससे भी अपन को समझ आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आया। तो इसमें 4 पैरामीटर्स अपन ने लिया हुआ है। नंबर 1 इज फ्लक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स मान के चल रहे हैं इसमें अपन इसकी, ठीक है। सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड एंड फोर्थ इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। लिख लिया सब लोगों ने? जल्दी करो बेटा, ठीक है। देखो ईएमएफ इक्वेशन का जो अपन इसमें करें, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो अगर आप लोगों ने अपने हिसाब से उसको किया हुआ है डेरिवेशन, या आपको याद है उस तरीके से कर सकते हैं या जिन लोगों को रिवाइज करना है वो रिवाइज कर सकते हैं, या जैसा जो मेथड जिसको ऐसा लगे उस मेथड से आप ईएमएफ इक्वेशन निकाल सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए अब नेक्स्ट लाइन में, एज शोन इन फिगर, as shown in figure, flux changes from, as shown in figure, flux changes from plus phi m to minus phi m in a half cycle. That is 1/2f seconds. समझ आया 1/2f का कंसेप्ट? मतलब अपन को फिगर में इसमें दिख रहा है कि फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, वो प्लस फाइव एम से माइनस फाइव एम चेंज हो रही है। कितनी साइकिल में? एक हाफ साइकिल में, जिसको अपन नाम दे रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका 1/2f सेकेंड। यहां तक किसी कोई डाउट? आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ूं बेटा? Yes, sir. ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपको ये आ जाएगा कि आपको ये दिख रहा है कि अपन प्लस फाइव एम से माइनस फाइव एम तक अपने फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, कितने सेकेंड में? 1/2f सेकेंड में। इट मीन्स दैट कि जो आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो आएगा आपका, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये आपका आएगा प्लस फाइव एम माइनस फाइव एम डिवाइड बाय 1/2f। इट मीन्स दैट दिस वैल्यू इज, कितनी आ जाएगी वैल्यू? फटाफट बताओ जल्दी, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू? अब 5m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 4f5m, एंड द यूनिट इज वेबर पर सेकेंड। ठीक है। तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आया है वो ही क्या रहेगा आपका? एवरेज ईएमएफ आएगा, बिकॉज E इज इक्वल टू d∅dt होता है। तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न, अभी अपन पर टर्न क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इसमें इंडिकेट नहीं किए, ठीक है। वो भी आ जाएगा आपका क्या? 4f5m। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अब? वोल्ट्स। इन दोनों ही जो आपका लिखा हुआ है फॉर्मूले लिखे, इनमें किसी को डाउट तो नहीं है? सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है इसमें? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt जो आया है। d∅dt का मतलब ये है कि प्लस 5m से माइनस 5m, यहां से 1/2f के लिए मैंने बात करी है। आप चाहते हैं तो 0 से 2 पाई ले सकते थे, मतलब 5m
तक भी ले सकते थे और उसको 1/2f ले सकते थे, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया है, +5m से -5m लिया हुआ है, तो 1/2f इसको लिया हुआ है। अलग अलग साइकिल के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू होगी, 1/f हो या 1/2f हो या 1/4f हो, क्लियर। तो जो अपन ने लिया हुआ है 5m से -5m के लिए, वो 1/2f साइकिल पे आ रहा है, तो 4f 5m आ गया। इसी से आपका आ गया एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पर टी। अब अपन ये जानते हैं कि फॉर अ साइनोसोडल वेव, जो आपकी आरएमएस वैल्यू होती है और जो आपका एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है ना, इन दोनों के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बताओ जल्दी फटाफट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू? पीक फैक्टर है या फॉर्म फैक्टर है? फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर। वेरी गुड। इसको क्या अपन क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर और साइनसोइडल वेव? 1.414। 1.1। वेरी गुड, 1.1 होती है यार, क्या 1.414 लिख रहे हो आप? 1.414 पीक फैक्टर होता है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। तो ये हो गया आपका एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पर टन। तो जैसे ही आपने ये रिलेशन लिखा है कि जो आपका आरएमएस वैल्यू, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब भी कभी कोई भी आपका एसी सप्लाई होती है या कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होता है या वोल्टेज होता है, वो हमेशा आपका एवरेज से ही निकलता है, ठीक है ना। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टन E इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.11 मल्टीप्लाई बाई एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस पर टन। तो एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस पर टन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 4f5m, ठीक है ना। इट मींस दैट कि यहाँ पे E की जो वैल्यू होगी इंड्यूस ईएमएफ, वो आएगा आपका E इज इक्वल टू 4.44 f5m। समझ आया ना? ये किसके लिए आ रहा है, दिस आरएमएस वैल्यू इज फॉर द ईएमएफ इंड्यूस पर टन। मतलब अभी आपको प्राइमरी वाइंडिंग भी नहीं पता, सेकेंडरी वाइंडिंग भी नहीं पता, ठीक है ना। अब जैसे ही आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो जाएंगे, वैसे ही आप आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग और आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ूं? अनुष्का और समन सीएस में है अभी? यस सर। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा अभी, जरा देख के बताना मेरे को। सर मेरे फोन से आई थिंक 68। वेरी गुड। आईटी शोभम और शुभी है क्लास में अभी? या वैभव, कोई भी हो, अंशिता, कोई भी हो, आईटी में कौन है अभी? सीआरएएसआर में प्रेजेंट है कोई अभी, आईटी ब्रांच? चल निखिल तू ही बता दे, अभी क्लास में कितने बच्चे हैं? 33। 68 + 33 कितने होते हैं? 101। 101। तो यार जब 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो व्हाई शुड आई यूज 2 डिफरेंट लिंक? कल से एक लिंक यार स्टार्ट कर लूं, बताओ सीआर। मेरे को इस चीज का जवाब शाम तक भेजें, ठीक है। सीआर या एसआर कोई भी, ये गलत चीज है। मतलब आप लोगों के लिए 2 गूगल मीट चलाई जा रही है और आपकी क्लास की स्ट्रेंथ मतलब जो है वो 210 है और 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो इट इज वेरी बैड इमेज। क्लास में समझ नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को?
अनुष्का, यस सर, सर आ रहा है। तो फिर व्हाई द अटेंडेंस इज वेरी लेस यार? सर आई प्रोवाइड द लिंक्स इन एवरी ग्रुप, सर सर आई डोंट नो व्हाई दे डोंट कम। दिस इज वेरी बैड से, मतलब या तो देखो भैया, स्टूडेंट्स कम क्या होते हैं, या तो उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर पढ़ाने वाला सही नहीं पढ़ा रहा है। दो ही तो रीजन रहते हैं। अब आप लोग अटेंटिव हो, अच्छी बात है, आप लोग आ रहे हो, लेकिन आईटी में ही आज ना सीआर है ना एसआर है, कितनी गलत बात है यार। अगर ऐसा रहा तो मैं नेक्स्ट क्लास से एक ही मीटिंग चलाऊंगा। मैं क्यों इतनी मेहनत करूं यार? दो मीटिंग कंप्यूटर में चला रहा हूँ, एक मीटिंग का मोबाइल में लॉगिन करता हूँ, एक मीटिंग दूसरे मोबाइल में लॉगिन करता हूँ। मेरे को मैं क्यों टेंशन लेता हूँ इतनी यार? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप बताओ बेटा, क्लास में यस सर। ठीक है ना? तो ये गलत चीज है ना, मतलब 12:50 हो रहा है, अटेंडेंस हो गई तो लेफ्ट कर दिया। वेरी बैड। चलिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा मेरे को बुरा लगा इसने मैंने बोल दिया। चलिए, तो यहाँ पे क्या था अपना कि आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूसमेंट टर्न आया है, जिसकी वैल्यू आई है E = 4.44 FIM। ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे इसमें, सॉरी, इसी में अपन फॉर दैट जो अपन वैल्यू लेंगे इसमें, फॉर दिस, जब अपन इसमें वैल्यू लेंगे किसकी किसकी वैल्यू लेंगे, व्हेन वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, तो उसके लिए राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं मैं, जो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग आएगी, इन प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी साइड आएगा, उसके लिए वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ E1 = 4.44 FIM, और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा इसमें, N1 का। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका प्राइमरी वाइंडिंग के लिए। सिमिलरली फॉर द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग, इसके लिए भी यही होगा आपका, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी। इसके लिए क्या हुआ, जब E2 की वैल्यू आपकी आएगी 4.44 FIM N2। ठीक है ना? यार समझ आया सबको कंसेप्ट इसका? इट मीन्स दैट कि जो आपकी E2/E1 की वैल्यू जो आएगी, वैल्यू ऑफ E2/E1 = द वैल्यू ऑफ N2/N1, जिसको अपन नाम देते हैं K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, K इज योर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है? तो आज की क्लास खत्म होती है। जो इसमें अपन ने फेजर डायग्राम ऑफ नो लोड कंडीशन और विदाउट लॉसेस लिया था। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग ट्रांसफार्मर और नो लोड कंडीशन में अपन बात करेंगे, इसमें विद लॉसेस कंसीडर करेंगे। ठीक है? आज अपना ये वाला था विदाउट लॉसेस के लिए, नेक्स्ट क्लास में अपन विद लॉसेस लेंगे। तो आप लोगों को अगर टाइम मिले तो एक बार लॉसेस की जो आपके पैरामीटर्स हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, कोर लॉस, ये एक बार देख के आना, जिससे आप लोगों को भी इजीली जल्दी समझ आ जाएगा। और अपन नेक्स्ट क्लास में इसमें ऑन लोड कंडीशन में इसका थर्ड पोर्शन इज विदाउट लॉस एंड फोर्थ इज विद लॉस, ये भी अपन देखेंगे। ठीक है ना? जैसे ये आपके चारों चीजें हो जाएंगी और उसका फेजर डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम और सर्किट डायग्राम, ये तीन चीजें आपकी हो जाएंगी। वैसे ही आपका देन आफ्टर दैट अपन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन 3 तारीख को इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, 3 या 5 को। ठीक है? कोई डाउट हो आज की क्लास में तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि ज्यादा इसमें अपन ने स्लाइड्स अपन यूज नहीं करी है। अपन ने स्टार्ट किया था आइडियल ट्रांसफार्मर से, वो आप लोगों को पता ही है। फिर अपन ने ट्रांसफार्मर क्लासिफिकेशन किस तरीके से अपन को देखना है वो, फिर विदाउट लॉसेस की कंडीशन, उसका फेजर डायग्राम, ये इक्वेशन और इक्वेशन का इसका डेरिवेशन। ठीक है? आप लोगों को अगर अपनी तरीके से करना है ये इक्वेशन का डेरिवेशन, तो आप लोग अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरी तरफ से आज की क्लास एंड होती है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो।